पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर जनता से कर सकते हैं संवाद। बिहार बोर्ड की इंटर और मैट्रिक परीक्षा के मूल्यांकन के लिए बिहार बोर्ड ने बदले नियम। एक ही पाली में उत्तर पुस्तिका का होगा मूल्यांकन। हरिद्वार कुंभ के लिए एसओपी जारी। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगी एंट्री। देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कोविड एसओपी किया जारी। बिहार में कोरोना के तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से होगा। 2 से लगेगा टीका। प्राइवेट अस्पतालों में प्रति डोज देने होंगे 250 रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। आप खबरें विस्तार से। पटना सिटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें सरोपा और तलवार भेंट किए गए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने पटना साहिब के दर्शन कर कहा कि गुरु महाराज से जुड़े अस्त्र शस्त्र का दर्शन करते हुए मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद बोबडे ने शनिवार को पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीजेआई ने रिबन काटकर नए भवन का उद्घाटन करने के साथ ही पट्टिका का भी अनावरण किया। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में ही नए भवन का निर्माण किया गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गज उपस्थित दिखाई दिए। जहां एक तरफ पीएम आज मन की बात से देश को संबोधित करेंगे, तो वहीं देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के कारगिल चौक पर जिला यूथ कांग्रेस के द्वारा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और केंद्र सरकार का जमकर उनका हंगामा किया गया। उनके विरुद्ध नारेबाजी भी की गई। हमारे बिहार में शराबबंदी टैक्स जो लगा रहे हैं नीतीश जी, झारखंड से हमारे बिहार में प्रति 1 रुपये लीटर पेट्रोल क्यों ज़्यादा दिया जा रहा है? इसका जवाब दें। डीजल पर 80 पैसे प्रति लीटर क्यों लिया जा रहा है? ये भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जवाब दें। बिहार में इंटरमीडिएट और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन को लेकर बिहार बोर्ड ने अपने नियम में बदलाव किया है। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अब एक ही पाली में किया जाएगा। वहीं इसकी जानकारी सभी केंद्राध्यक्षक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। ज्ञात हो कि बोर्ड के द्वारा इस बार कई विषयों का मूल्यांकन 2 पाली में कराने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत यह मूल्यांकन सुबह 9:30 बजे से रात के 10 बजे तक चलता। लेकिन बिहार बोर्ड ने अब इसमें परिवर्तन कर दिया है और अब यह मूल्यांकन सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक यानी एक ही पाली में कराया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने किसान सत्याग्रह यात्रा के दूसरे चरण की समाप्ति के बाद प्रेस वार्ता कर यात्रा की सफलता की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की यात्रा विभिन्न जिलों में कामयाब रही, जिसका चर्चा हर ओर हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी 14 जिलों में किसान सत्याग्रह किया गया है और अभी कई जिले बाकी हैं। सभी जगहों पर महिलाएं, पुरुषों और युवाओं का जनाधार मिला है। कांग्रेस आगामी दिनों में मजबूत होगी। सरकार में किस आत्मविश्वास में सरकार चुनाव लड़ने जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। केंद्र सरकार, बीजेपी पार्टी जरूर कोई मैनेजमेंट की गड़बड़ी बातें की गई। वही है, ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में ये और भी काफी अच्छी तरीके से और लोगों को जागरूक करेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना के दारोगा दिनेश राम की शहादत मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातों की जानकारी देते हुए कहा कि इस कांड से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। छापेमारी के क्रम में मुख्य आरोपी
मुकुल सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ की, जिस दौरान पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। गौरतलब है कि बीते 24 फरवरी को दिन के करीब 11 बजे एसआई दिनेश राम अपने साथी एसआई रजा अहमद 3 चौकीदार के साथ मोटरसाइकिल से कुंवारी मदन छापेमारी करने गए थे। इस दौरान सुधा देवी के घर में प्रवेश करने के क्रम में अंदर कमरे में छिपे बदमाशों द्वारा गोलीबारी की गई और इस गोलीबारी में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद हो गए और चौकीदार लाल बाबू पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। गिरफ्तारी पुलिस ने कर दी है। वहीं तमाम बातों की जानकारी एसपी ने दी। एसपी ने साफ तौर पे कहा कि जो मुख्य आरोपी है उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। वहीं केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और विशेष भूमि सर्वेक्षण के कार्यों की समीक्षा करने पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया पहुंची उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी ने समीक्षा बैठक की। वहीं उप मुख्यमंत्री ने जिले की कई समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी के साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। चुनाव आयोग के द्वारा बंगाल चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद बिहार में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। ऐसे में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बंगाल चुनाव को लेकर पत्रकारों से कहा कि यह तय है कि बंगाल में चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है और बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं जदयू के द्वारा बंगाल में चुनाव लड़ने के सवाल पर किनारा करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव में क्या जदयू की क्या भागीदारी होगी, इस विषय पर बड़े नेता ही कुछ बता सकते हैं। बंगाल के हमारी पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है, तमाम प्रांतों में पार्टी है, तमाम राज्यों में पार्टी है, बंगाल में भी है। बंगाल में हमारी पार्टी ने पूरी तैयारी की है और इस बार पार्टी वहाँ सत्तारूढ़ होगी ऐसा हम लोगों का मानना है, हमारी पार्टी का भी मानना है। और पार्टी के अतिरिक्त जो साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं, जो कभी बोलते नहीं, वह भी अब बोलने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता में आएगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्माद फैलाने का काम कर रही है और साथ ही साथ तोड़जोड़ भी सकती है, लेकिन भाजपा दिल्ली की तरह इस बार बंगाल में भी औंधे मुंह गिरेगी। बंगाल चुनाव हम लड़ रहे हैं, वहाँ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि वह जिस प्रकार से उन्माद फैला के बंगाल में चुनाव लड़ना चाह रही है, परिणाम उसके विपरीत आएगा। वहाँ लोकतंत्र है, लठतंत्र नहीं है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरह औंधे मुंह बंगाल में गिरेगी। तो वहीं झारखंड सरकार भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ हर लोगों तक पहुंचाने का दावा लाख करे, लेकिन स्थिति ऐसी है कि यहां आए दिन मरीज स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा गिरिडीह में भी देखने को मिला, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने के बाद खाट पर अस्पताल पहुंची प्रसव पीड़िता ने डॉक्टरों की सुविधा नहीं मिलने के बाद दम तोड़ दिया। तस्वीर देखिए, खाट पर कुछ लोग एक महिला को ले जा रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि ये ग्रामीण किसी दुल्हन को ले जा रहे हैं। अब जरा सच का सामना कीजिए और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को समझिए। दरअसल गिरिडीह के लक्ष्मी बथान निवासी सुनुल टुड्डू की 22 साल की गर्भवती पत्नी सुरजी मरांडी को प्रसव पीड़ा महसूस हुई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिला। मजबूरन खाट पर ही जिंदगी की जंग जीतने की जद्दोजहद चलती रही और आखिरकार झारखंड सरकार की कुव्यवस्था ने जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी को निगल लिया। लोगों ने रुपया आपसे एनएम से रिटर्न करवाया, आपने क्या कार्रवाई की? आप बाइट दीजिए पहला चीज, और अभी तक क्या कार्रवाई उसका भी बाइट दीजिए। उसके बाद आज डॉक्टर किस कारण से नदारत हैं? आप जिला में हैं, ठीक है, लेकिन और लोग किस कारण से नदारत हैं उसका भी बाइट आप दीजिए। लापरवाही और कुव्यवस्था का आलम यही नहीं खत्म होता है। एक तरफ चीख पुकार और मातम है, तो दूसरी तरफ अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना बयान दिल में टीस पैदा करता है। ये
आज हमारी ये जिला में बैठक थी, जिसके कारण से मैं जिला में गया हुआ था और यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर काजिम खान की ड्यूटी थी। और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, दुर्भाग्यवश उस समय वो अस्पताल में नहीं थे और उसी के तुरंत बाद मैं भी यहाँ आ गया। और अभी मैंने जब देखा तो मरीज का देहांत हो चुका था और डॉक्टर काजिम खान से फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा है। झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आदिवासी। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जहां ये घटना घटी है वह क्षेत्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी का है। ऐसे में एक आदिवासी महिला और बच्चों की मौत एक साथ सरकार, सिस्टम और विपक्ष को भी कटघरे में नहीं खड़ा करता है। सिमरी प्रखंड के माजवाड़ी मोड़ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दो बाइकों के आमने सामने की टक्कर में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। वहीं घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवकों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वाले हैं खबरों में बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हर घर नल जल की। जी हां, हम आपको बता दें कि हर घर नल जल ये बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत हर घर को नल का जल देने का लक्ष्य है। लेकिन क्या इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। देखिए एक रिपोर्ट। पंचायती राज के कल्पना के बाद गांव का विकास अभी भी अछूता है। यानी यूं कहें तो केवल कागजों में जो है दर्शाया जा रहा है कि सभी गांव का विकास हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के करघर प्रखंड क्षेत्र के लड़ी गांव वार्ड संख्या 13 में। हर घर नल का जल ये बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, जिसके तहत हर घर को नल का जल देने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के समरडीहा पंचायत के लड़वी गांव में इस योजना के तहत सरकार को पलीता लगाया जा रहा है। पाइप लेके बिछल ना घरे घरे पानी अभी छुट्टी तबे न मिली। मैंने पाइप लागल बा घर में ना पाइप नहीं पाइप लिखे लगा ले। तो सुना आप, इस गांव के लोगों का कहना है कि लड़वी गांव में नल जल योजना का पानी सभी घरों तक नहीं पहुंचता है। यहाँ पानी की बर्बादी भी हो रही है और कई नलों में पानी भी नहीं आता है। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि पर गिने चुने लोगों का ही विकास करने का आरोप भी लगाया है। आगे पानी की पानी अपना मन के बाद आए वो लोग टाइम हो तो दिहन जाना पर ना समय लगी तो अपन दिहन जाए कि ना दिहन जाए वो लोग के सब काम करेगा। का यहाँ पानी घर घर में सप्लाई हो रहा है क्या? सबको यानी के हो लगभग कितना घर में पानी जाता हुई? आधा पर जाती आधा घर लिखे जाते नीचा पहुँच गौर हो रहे पानी जाते काली में तो पानी नीचे पहुँच जाता। तो सुना आपने, इस गांव में जहां एक तरफ नल जल योजना में सरकार को पलीता लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में नली गली भी पूरी तरीके से नहीं बनी है और स्थितियां बदहाल है। ऐसे में गर्मी का दिन आ रहा है और गर्मी की बात तो दूर, ऐसे में चुनाव भी अब काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं और लिहाजा जो स्थिति यहाँ की है वो जो है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हर घर में जो पानी की जो सपना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन्होंने एक 7 निश्चय योजना बनाई, उस योजना का जो है धरातल पर पूरी तरह से कार्य नहीं हो पाया है। अपने कैमरा पर्सन के साथ रोहतास से DTV भारत के लिए मैं अश्विनी पांडे। यूं तो सरकार के द्वारा विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं कहीं इसके ठीक विपरीत नजर आती है। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिल रहा है बखरी अनुमंडल नाकोटी के टेकनपुरा पंचायत में। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ ना तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है और ना ही जिला प्रशासन के द्वारा दी गई सुविधाओं की सहूलियत। देखिए एक रिपोर्ट। हो या फिर केंद्र सरकार,
यूं तो सरकार के द्वारा विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं कहीं इसके ठीक विपरीत नजर आती है। ऐसा ही एक नजारा बेगूसराय में भी देखने को मिला। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ न तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है और न ही जिला प्रशासन के द्वारा दी गई सुविधाओं की सहूलियत। राशन कार्ड हमारा बने चाहिए, घर जर हमारा मिले चाहिए, न हमरा कुछ पति परिवार से मैं कहाँ से भूख मरबे, मदद कोई मदद ना मुखिया करे सकते। देखा जाए तो सरकार के द्वारा आम जन के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। मसलन वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास योजना, तो 7 निश्चय योजना के साथ कई योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य बिहार की एनडीए सरकार ने रखा है, लेकिन कई इलाकों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से आम जनता को योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय जिले के बखरी मंडल अंतर्गत नावकोठी के टेकनपुरा पंचायत में मिली है। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि 7 निश्चय योजना के तहत ना तो लोगों को घर घर पानी पहुँच पाया है और ना ही वृद्धा पेंशन की सुविधा, और तो और यहाँ के लोग आज भी राशन कार्ड से भी वंचित हैं। मुखिया कथी मदद घर नहीं थे 3 परिवार का केकरे न पानी का दौड़ था न कुछ के दौड़े। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की लचर व्यवस्था की वजह से यहाँ आए दिन तार टूटने की समस्या भी रोज सताती रहती है, जिसके लिए लोगों को कई दिनों तक बिजली भी प्राप्त नहीं हो पाती। और तो और लोगों का आरोप है कि तकरीबन 6 साल पूर्व आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए इस गांव में एक बड़ी रकम दी गई थी, लेकिन संवेदक और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से अभी तक भवन का काम अधूरा बना हुआ है, जबकि राशि की निकासी पूरी हो चुकी है। अब लोग सीधे सीधे सरकारी नुमाइंदे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। बड़ा प्रॉब्लम है जो भी बिजली का चल रहा है, कभी करता है थोड़ा सा भी हवा चलने के बाद ऑटोमेटिक लाइन कट जाता है, न लाइन आता भी है तो मतलब वही भर दिन में अगर 2 घंटा लाइन आया फिर तीसरा घंटा लाइन ऑटोमेटिक कट जाता है, कारण उसमें हवा कोई पंछी भी उस पर बैठ जाता है तो लाइन ऑटोमेटिक कट जाता है। और नल जल का ठीक है, रोड भी बनता है, कहीं बन रहा है कहीं नहीं बन पा रहा है, वो तो जाँच का विषय है कि मतलब आगे आके जब जाँच किया जाए। वहीं इस मामले को लेकर जब स्थानीय मुखिया सुनैना देवी से बात की गई तो उन्होंने पूरे काम को होने का दावा किया है, जबकि ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें कुछ और बयां करती है। ग्राम पंचायत 90% काम हो चुका है और होने वाला है, अब चल रहा है काम, वो काम है सफर चल रहा है। डफरपुर पंचायत 80% 90% तो हो चुका है, अब चल रहा है काम, 10% बाकी है, काम चल रहा है। वहीं बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा से जब इस मामले को लेकर के जानकारी ली गई तो उन्होंने साफ तौर पर जनता के आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी कई जगहों पर त्रुटियां देखी गई हैं, जिन्हें दिसंबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। 7 निश्चय के अंतर्गत नाली गली का नल का जल का इसका भी क्रियान्वयन कराया जा रहा है। लगभग 300 वार्डों में नल जल पंचायतों के द्वारा कराया गया है और बाकी लगभग 2700 वार्डों में पीएचसी द्वारा काम कराया जा रहा है और अधिकतम वार्डों में दिसंबर तक योजनाओं को पूर्ण भी करा लिया जाएगा। और जिला स्तर की टीम से कहीं कहीं भी शिकायत अगर आती है गुणवत्ता की तो हम लोग जाँच भी करवा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिन योजनाओं को सरकार जनता तक पहुंचाने का दावा करती है तो फिर जनता तक पहुंच क्यों नहीं पाती। सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और अगर कोई जिम्मेदार है तो क्या उन पर कार्रवाई होगी। सवाल ये भी उठता है कि सरकार की योजनाओं में खामियों के बाद जनप्रतिनिधियों को पंचायत चुनाव में बिहार सरकार ने अक्षम करार देने का जो वादा किया है क्या वो पालन किया जाएगा। अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को कब मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। डीटीवी भारत के लिए बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट। खिलौना उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया गया, जिसका मकसद खिलौना उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मुहिम को रफ्तार दे रही हैं समस्तीपुर की 70 साल की महिला नजमुन निशा। नजमुन निशा की शादी आज से 11 साल की उम्र में ही हो गई थी। उस वक्त अपने परिवार की तंगहाली से यह काफी परेशान थी, जिसके बाद इन्होंने अपने पैर पर खड़ा होने का ठान लिया और मायके से इन्हें एक सिलाई मशीन मिली, जिससे अपने पैर पर खड़ा होने और स्वरोजगार का काम शुरू किया।
आज ये दर्जनों महिलाओं को खिलौना बनाने और सिलाई कढ़ाई का काम सिखाकर उसे आत्मनिर्भर बना रही हैं। वो सब करते हैं, कटिंग करते हैं। सब हमारी शादी हुई थी 11 साल के एज में, 5 साल के बाद हमारी रुस्कती हुई तो हम गए तो हमको बहुत लगा तकलीफ़ हुआ। हमारे हस्बैंड बीड़ी बनाते थे तो हम कहें बीड़ी छोड़ दीजिए, आप इस काम को अंजाम दीजिए। तो हम अपने मैके से एक मशीन मंगवाए और मशीन से काम करना शुरू कर दिया। तो मशीन से हमको बहुत लाभ मिला। अपने दिलो दिमाग से अपना काम को अंजाम दिया, अपनी गरीबी को साइड किया और खुशहाली को काम। झारखंड के लातेहार में पुलिस प्रशासन ने माओवादियों के बढ़ते खबरों को लेकर के लगातार की गई हरकतों को देखते हुए आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के आसपास के इलाकों में माओवादी संगठनों के कुल 36 इनामी नक्सलियों के पोस्टर चिपकाकर इनाम की राशि का उल्लेख किया है। साथ ही पुलिस ने दावा किया है कि नक्सलियों की जानकारी देने वालों की गुप्त सूचना रखते हुए पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही पुलिस ने इलाके के लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित कराने की भी अपील की। बिहार में तीसरे चरण के कोरोना टीकाकरण के लिए 1 मार्च से निबंधन होगा और 2 मार्च से टीकाकरण शुरू होगा। 1 मार्च से निबंधन कराने के 24 घंटे के बाद ही टीकाकरण होगा और आपको बता दें कि 1 मार्च से अग्रिम निबंधन यानी कि प्री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर कोविन 2.0 पोर्टल खुलेगा। सरकार हो या निजी अस्पताल, टीका लेने के लिए निबंधन कराना होगा। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और 45 से 59 वर्ष के वैसे नागरिकों का टीकाकरण किया जाना है जो किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं। कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कोरोना टीका उपलब्ध होगा, जबकि निजी अस्पतालों में टीका लेने के लिए प्रति डोज टीका के लिए 250 रुपए का भुगतान कराना होगा और इसमें 100 रुपए प्रशासनिक शुल्क और 150 रुपए के टीका के लिए भुगतान कराना होगा। निजी अस्पताल कोरोना टीका 150 रुपए प्रति डोज भुगतान कर सरकार से टीका हासिल कर सकेंगे। फिलहाल खबरों बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत।